नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी के घोषणा पत्र की। तो बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसमें 75 नए संकल्पों के साथ सबके विकास की बात कही गई है। इसे संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। संकल्प पत्र को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 48 पन्ने के इस संकल्प पत्र को जन के मन की बात बताया। पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया, अब सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए। इस संकल्प पत्र को संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया है। पिछले 5 साल की उपलब्धियों के साथ आने वाले 5 सालों के लिए वायदे किए गए हैं। इसमें 2022 तक सभी 75 संकल्प पूरे करने का वायदा किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए काम किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं पर विचार होगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को संसद में पास करवाकर लागू किया जाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने पर काम जारी रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक का लोन 0 ब्याज पर मिलेगा। सभी किसानों को किसान सम्मान योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन और छोटे व्यापारियों को पेंशन मिलेगी। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए काम किया जाएगा और अगले 5 साल भी गुड गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में इकोनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए 6 करोड़ लोगों की भागीदारी रही है। इसके लिए 3000 पेजों के जरिए सुझाव लिए गए। मन की बात में शामिल 4000 लोगों से बातचीत की गई। 110 जगह संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोशल मीडिया और स्पेशलिस्ट से सुझाव लिए गए। घोषणा पत्र जारी किए जाने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां सामने रखी और कहा कि 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वीं से 6वीं अर्थव्यवस्था पर लाए हैं। 8 करोड़ शौचालय, 7 करोड़ गैस कनेक्शन, 2.5 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं। 50 लाख लोगों ने आरोग्य योजना और 12 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े कदम उठाए। देश का गौरव और महाशक्ति बनाने के लिए 50 बड़े निर्णय लिए। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है। अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नए भारत की ओर कदम बढ़ाने, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने, देश के हर तबके, क्षेत्र और गरीब को योजनाओं का लाभ पहुंचाने और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र के झारखंड के सिमरन कुमार दास ने भी काफी सराहना की है। ये जो संकल्प पत्र है, ये अन्य पार्टियों की तरह ये कागज का पुलिंदा नहीं है। ये घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र है, ये सिद्धि का संकल्प पत्र है। और जिस तरह 2014 में देश की जनता ने
30 वर्ष के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जनादेश दी थी और उस जनादेश का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाते हुए इन 4.5 वर्षों में न सिर्फ भारत की विकास बल्कि भारत का मान स्वाभिमान दुनिया में स्थापित करने का काम किए। तो बीजेपी जहां घोषणा पत्र को सराह रही थी, कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। अहमद पटेल ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को झूठ का गुब्बारा बताया है। अहमद पटेल ने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ अहंकार है, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जनता है। पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का तो आप देख पाएंगे कि इसमें सिर्फ मैं हूं। एक तरफ जनता है, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ सिर्फ मैं हूं, क्योंकि मेरा और मेरा अहंकार, न तो इनको कोई देश से वास्ता है, न अपने दल से वास्ता है, न अपने दल के नेताओं से वास्ता है। मैं समझता हूं कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है, और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। इधर आरजेडी ने भी घोषणा पत्र पर निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी साल 2014 में किए एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई और साथ ही धारा 370 पर नीतीश कुमार से स्टैंड साफ करने को भी कहा है। आरजेडी ने नरेंद्र मोदी को एक असफल प्रधानमंत्री करार दिया है। 2014 का मैनिफेस्टो इनका उठाइए और देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या, ये घोर असफल व्यक्ति हैं और पाखंड और फरेब में चाहते हैं कि मुल्क फिर दोबारा फंसे। 370 वाली बात मैं तो आग्रह करूंगा नीतीश जी से, नीतीश जी शाम तक अपना स्टैंड साफ करिए। ये 370 पर वो जुबान बोल रहे हैं जो बिना ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को पढ़े हुए लोग बोलते हैं। मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप असफल हो गए हैं, आप देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए काफी काम किया है। एनडीए सरकार ने ही आदिवासी हितों की हमेशा रक्षा की है। कांग्रेस और जेएमएम ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। रघुवर दास ने नेटवर्क 18 के राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा से खास बातचीत में ये बातें कही है। जैसे संथाल परगना है, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, राजमहल सीट हो, दुमका सीट हो, तो लगातार वही लोग जीतते आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में क्या बहुत ज्यादा पैठ भाजपा नहीं बना पाई है, इस कारण जेएमएम को हरा नहीं पाते आप लोग? झारखंड की जनता, आदिवासी समाज अब काफी सजग हो गए। 67 साल में उन्होंने काफी सरकारें आई गई, लेकिन आदिवासी हितों की रक्षा अगर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी तभी आदिवासी हितों की रक्षा हुई। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजम में देश में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम हो, या संथाल को 8वीं अनुसूची का दर्जा देने का काम हो, या फिर मोदी सरकार में वन बंधु योजना हो, चाहे आदिवासी समाज का अब तक का बजट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, ताकि हमारा वनवासी आदिवासी जो आदिकाल से इस देश में रहना है, जो हमारी संस्कृति को संभाल के रखे हुए हैं, उनकी भी उन्नति हो। लेकिन आजादी कितने वर्षों के बाद भी देखे तो आदिवासी को कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य क्षेत्रीय दल सिर्फ वोट बैंक बना के रखे रहे। इसी तरह का गुमराह करके उनका मत लेने का काम किया, अपना मत पेटी भरने का काम किया। और मुख्यमंत्री रघुवर दास से ये पूरी बातचीत आप सब देख सकते हैं शाम 5 बजे और रात 8 बजे। बढ़ते आगे, प्रतिबद्ध पत्र नाम से आरजेडी का घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में जहां आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात की, तो वहीं हर हाथ को काम का वादा भी किया है। लेकिन घोषणा पत्र में सवर्ण आरक्षण का कहीं जिक्र नहीं है, जिसकी आलोचना विरोधी कर रहे हैं।
पटना पार्टी दफ्तर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे प्रतिबद्ध पत्र नाम दिया गया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में तमाम लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है आबादी के अनुपात में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन, 200 पॉइंट रोस्टर को संवैधानिक संरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए सार्थक कदम, 2021 में हर जाति की जनगणना सुनिश्चित करेंगे, बिहार के लोगों के पलायन पर रोक लगाएंगे, बिहार में विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचाएंगे, रोजगार को बढ़ाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे, बहाली को मॉनिटर और तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, कम से कम 6% शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे, कांग्रेस के न्याय योजना को पूरा समर्थन देंगे। राजद दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। राजद अल्पसंख्यक समुदाय के पसमानदा समुदाय के लिए विशेष तौर पर उनकी सर्वांगीण उन्नति और हिस्सेदारी को प्रतिबद्ध है। तमाम लोक लुभावन वादों के बावजूद आरजेडी के घोषणा पत्र में सवर्ण आरक्षण का जिक्र न होना और सरकार बनने पर ताड़ी को लीगल करने के वादे को लेकर विरोधी आरजेडी को घेरने में जुट गया है। अब चलिए, अब आप लोग देखिए, हम लोग जब जो लोग सवर्ण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण में गरीब लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो समर्थन क्या करेंगे? जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एकल पदों पर पंचायत चुनाव में आरक्षण तक नहीं दिया, जिनके राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा सामूहिक नरसंहार हुए, जब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया गया, जिनके राज्य में उन लोगों ने लोगों को लालटेन थमा दिया, उनके घोषणा पत्र का क्या है? वो तो क्या हो गया है कि बिहार को फिर से उसी तरह लाना चाहते हैं कि रोड पर लुढ़कते मिले, मर्डर हो, लड़ाई हो, मतलब सुशासन को जो राज है उसको फिर से ये लोग जंगल राज में लाने की कोशिश। दरअसल आरजेडी एक बार फिर आरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनावी बैतरणी पार करने की जुगत में है, जबकि विरोधी आरजेडी को सवर्ण आरक्षण का विरोधी बताकर घेरने में लगे हैं। अब किसका दांव सटीक बैठता है, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दरभंगा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन कर दिया। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन कर दिया है। दरभंगा लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सिद्दीकी। हालांकि सिद्दीकी के नामांकन में अली अशरफ फातमी नहीं पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि अली अशरफ फातमी टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। एनडीए से उजियारपुर के प्रत्याशी नित्यानंद राय ने समस्तीपुर समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक भी मौजूद थे। गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए पहुंचे नित्यानंद राय ने दावा किया कि 2019 में फिर से मोदी सरकार सत्ता में आ रही है। नाम पर देश के लोग और उजियारपुर के लोग उत्साहित हैं और यह उत्साह निश्चित रूप से वोट में परिणत होकर 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मन जनता बना चुकी है। लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से एक दूसरे पर कटाक्ष करने के इस चुनावी रण में अपना विजय पताका लहराने को बेताब है। आरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह अपने चुनावी कैंपेनिंग के दौरान भोजपुर के जगदीशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो लोग सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। लोग ऐसे हैं जो कि समाज को जोड़ के चलते हैं। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। जबकि हम लोगों ने यहाँ विकास शुरू किया तो हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये नहीं कि भेदभाव नहीं, हम योजना देंगे तो हर गांव में योजना देंगे। ये सोच है, चाहे वो गांव किसी जात का हो, किसी को वोट किया हो, हम हर गांव को दे रहे हैं। 900 गांव को दे दिए, अब 300 गांव में चाहे उसको भी दे देंगे चुनाव के बाद, अब वो दे देंगे। हम लोग भेदभाव नहीं करते। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और सीतामढ़ी से सांसद राम कुमार शर्मा ने बगावती तेवर अपनाते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है।
पटना में रामकुमार शर्मा ने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे और उनका लक्ष्य है आरएलएसपी को सभी सीटों पर हराना। रामकुमार शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोतिहारी सीट बेचने का भी आरोप लगाया है। देखिए, सच्चाई आपको देखने से ही पता चलेगा। आप लगातार सुनते होइएगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण ही हुआ था कार्यकर्ताओं के हक और हुकूक के रक्षा के लिए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए। और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए उन्होंने जब मुझे टिकट दिया तो एकाएक पूरे देश में, पूरे राज्य में उपेंद्र कुशवाहा जी का महत्व बढ़ा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा और समस्त देश और राज्य के लोगों ने उनसे जुड़ा। लेकिन अभी जो काम हुआ है, आप समझ सकते हैं कि आकाश सिंह हमारे पार्टी के सदस्य भी नहीं है, ब्रजेश कुशवाहा हमारे पार्टी के सदस्य भी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं 2 सीट पर लड़ रहे हैं। कैसे मिल गया इन लोगों को टिकट? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सौदेबाजी हुई है, कहीं राजनीतिक सौदेबाजी के साथ साथ आर्थिक सौदेबाजी और कहीं सिर्फ आर्थिक सौदेबाजी, यानी सौदेबाजी के कारण इन्होंने टिकट देने का काम किया है।